बैंक निफ्टी में डीआर चोकसी होल्डिंग्स के देवेन चोकसी से बात करते हैं। देवेन जी, गुड आफ्टरनून। पहले तो ऑब्वियस सवाल, जिस तरीके का कमबैक एचडीएफसी बैंक ने दिखाया, उससे क्या मैसेज मिल रहा है पूरे के पूरे बैंकिंग पैक के लिए और इवन एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए? गुड आफ्टरनून। आई थिंक सबसे पहला मैसेज तो ये लेते हैं हम मार्केट के अंदर कि बहुत ज्यादा समय तक कोई कंपनी को आप निग्लेक्ट करो फंडामेंटल से, तो कोई ना कोई कारण जरूर आएंगे आई थिंक वो फंडामेंटल को सपोर्ट करने के लिए। आप जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एचडीएफसी बैंक, एसबीआई जैसी बैंक जो अपने वैल्यूएशन के तरीके से भी देखे तो काफी डिस्काउंटेड रेट पे मिल रही है कंपेरेटिवली। एक तरफ 18-20% का एवीएम ग्रोथ है ये बिजनेस के अंदर, और 4 साढ़े 4 साल या 5 साल के अंदर मैक्सिमम आपको ये बिजनेस डबल होते दिखता है, एवीएम डबल होते दिखता है। फिर भी द स्टॉक्स आर अवेलेबल एट a valuation which is significantly lower than many of their peer groups. सो हम ये पर्सपेक्टिव से देखें तो मेरे ख्याल से आई थिंक एक जरूरी बनता है कि इन्वेस्टर की नजर इसके ऊपर आती है। दूसरी तरफ देखें तो जो एडिशनल फंड फ्लो मार्केट के अंदर अभी तक जो एफआई के माध्यम से नहीं आ रहे, वो आने शुरू होते हैं, तो उनकी सबसे पहले नजर जो फ्रंटलाइन स्टॉक है उनके ऊपर जाती है, क्योंकि फ्रंटलाइन स्टॉक के अंदर उनका ज्यादातर अमाउंट इन्वेस्ट करने की उनको एक गुंजाइश है, शक्यता मिलती है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो आई थिंक द लाइक्स ऑफ एचडीएफसी बैंक, लाइक्स ऑफ रिलायंस, लाइक ऑफ एसबीआई, they will find additional amount of allocation of money into the counter, because जो बड़े फंड्स आ रहे हैं तो आई थिंक दैट इज गिविंग द लिक्विडिटी बेस्ड पुश टू द। सो दोनों चीज, एक तरफ फंडामेंटल और उसके वैल्यूएशन, और दूसरी तरफ लिक्विडिटी और लिक्विडिटी ड्रिवन पुश, ये दोनों को मिला के देखे तो आई थिंक दिस स्टॉक हैज एक्चुअली आई थिंक मूव्ड आउट फ्रॉम द रेंज इन विच इट वाज ट्रेडिंग। मे बी टेक्निकली समबडी कैन गिव बेटर पर्सपेक्टिव, बट मेरा ऐसा समझना है कि आई थिंक इट हैज गिवन अ गुड ब्रेकआउट फ्रॉम करंट लेवल्स which can possibly take the rally forward to 2100 plus levels. देवेंद्र जी नमस्कार, वीरेंद्र बोलो दिल्ली स्टूडियो से। मतलब एक दुविधा तो हमें हमेशा रहती है, जो चला वो चला, जो नहीं चला वो क्यों नहीं चला। मतलब पहले वो प्राइवेट बैंक वर्सेस पीएसयू था, अब वो पीएसयू वर्सेस प्राइवेट बैंक हो गया। एक और चीज़, आपके आने से पहले अभी हम कुछ देर पहले सीएसबी बैंक की मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे थे, इस बार डिपॉजिट ग्रोथ उनकी अच्छी रही है। वो जो चैलेंज पिछले 6 महीने में या 2 क्वार्टर्स में परसिस्ट कर रहा था, वो शायद थोड़ा सा अब फीका पड़ रहा है। कंसिडरिंग दिस फैक्ट, आपका व्यू रेस्ट ऑफ द बैंक्स पे क्या है, प्राइवेट बैंक्स पे, पीएसयू बैंक्स पे, और आपके प्रेफर्ड आइडियाज इस वक्त बैंक्स में क्या है सर? हाँ, थैंक यू वीरेंद्र। जो मैं समझता हूँ उसके अंदर, अगर आपको फेवरेबल कैसा रेशियो चाहिए तो डेफिनेटली आई थिंक यू रिक्वायर टू हैव लार्जर कॉर्पोरेट अकाउंट्स विथ यू। और जहां तक मैं समझता हूँ कि some of the bigger banks have the ability to corner some of the larger corporate accounts. For example, I think the PSU companies account, कि जहाँ पे काफी हद तक डेली मूवमेंट होती है फंड्स की, they require such kind of float in their books. Similarly, I think the corporations which are in private sector, कि जहाँ पे significantly large amount of business movement हो रही है, so they also require larger base of money, I think the deposit which comes into the books. So to a greater extent, I think if you have a significantly large spread of customers, SME, MSME and large corporates on one side, and the companies or the investors which are deposit based investors on the other side, ये दोनों आई थिंक जो बैंक के पास बेटर क्षमता है, यानी लायबिलिटी फ्रेंचाइजी मैनेज करने की क्षमता और लोन बुक मैनेज करने की क्षमता जिसके पास ज्यादा है, उनको डेफिनेटली फेवरेबल कासा रेशियो मिलता है, ये हम समझ के चलते हैं। एंड दैट इज वेयर आई ऑलवेज बिलीव कि इन द फाइनेंस बिजनेस द बिग इज गेटिंग बिगर, क्योंकि इकोनॉमी की साइज इतनी जोर से बढ़ रही है, तो स्मॉलर और मीडियम साइज की जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको फायदा मिलता है, बट कंपेरेटिवली द बिगर एंटिटीज को फायदा 2 गुना 3 गुना ज्यादा मिलता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दिस इज प्रोबेबली द टाइम, अगले 5 साल 10 साल के लिए, मे बी सम ऑफ द लार्जर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड एनबीएफसीज will become much bigger than what they have been in last 10 years. तो कौन सी एनबीएफसीज पर आप ज्यादा बुलिश रहेंगे फिर देवेन भाई इस समय, जो क्षमता रखती हैं इतना बड़ा होने की? Yes, I think absolutely valid point. और मैं ऐसा समझता हूँ अक्षता कि आई थिंक बैंक्स लाइक से और एनबीएफसी लाइक से फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस, which is now also sitting on the prospect of I think separately listing the Bajaj Housing Finance Company.
सिमिलरली आई थिंक द जियोफिन जो अभी तक कारोबार के साथ में जुड़े नहीं है, बट मेरा ऐसा समझना है कि बैलेंस शीट नेट पर जो 1,40,000 करोड़ की है, एंड दिस कंपनी हैज बिकम अ सीआईसी कंपनी, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जो बोलते हैं, उसके अंदर उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन आरबीआई के साथ में किया है। सो यह एक संकेत ऐसा देता है कि जियो प्लेटफॉर्म एंड द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सर्विसेज will be provided to respective companies with whom they will be operating or they would have stake in that company. मेरा ऐसा मानना है कि I think ultimately they will be cross selling on the subscriber base that they have of different entities of Jio platform or even retail for that matter. ऐसा मानना है कि I think overall the growth prospects I think remains significantly bigger for companies like JioFin, companies like Bajaj Finance, जिसके पास I think क्षमता काफी हद तक बड़ी है, either the deposit raise करने की या बैलेंस शीट बनाने की, और on the other side I think lending करने की। ओके देवन, लार्ज कैप आईटी पर अब क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि बस अब कुछ दिन की बात है और अर्निंग्स आनी शुरू होंगी। या अनुज, आई थिंक एक चीज हमने पहले भी शायद डिस्कस किया है इस चीज के ऊपर कि लार्ज कैप कंपनीज हैव लिमिटेड एबिलिटी टू गिव एप्रिसिएशन टू इन्वेस्टर्स गिवन द साइज दैट दे आर होल्डिंग, बट सर्टनली जब ये भाव से मिले तभी इसको लेना चाहिए, क्योंकि 15-20% रिटर्न कहीं नहीं जाता है कंपनियों के अंदर। एक तरफ उनको नए कॉन्ट्रैक्ट जो मिल रहे हैं, शायद थोड़े पेस कम है, बट फिर भी आई थिंक जो मिल रहे हो 5 या 7 साल ड्यूरेशन के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। So that means कि you have got a visibility of next 5 to 7 years in every contract that they are signing in, particularly those 1 billion contracts I think which they are signing in every successive quarters. दूसरी तरफ देखें तो I think जो क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई बेस का जो बिजनेस का जो एक आगे proliferation हो रहा है, I think every customer segment of this some of the large IT companies, they are having the larger amount of order books to deal with and larger amount of customers to deal with. In fact, I would not be surprised if some of the large companies come up with a SaaS-based model in providing even the futuristic services like AI to some of their customers. So I think that is something which is a good potential and possibility. We believe कि fundamentals are intact. We believe कि I think market ने काफी हद तक उनको थोड़ा neglect भी किया है. So maybe I think with the allocation of money now happening, they will find themselves re-rated, and I think around 10-15% return, even though they have appreciated, is still possible in the course of the year this year. अच्छा देवेन जी, अभी कुछ देर पहले हर्षिता ने आपसे एनबीएफसी पे एक टेक पूछा और उसी समय मेरे जहन में एक सवाल और आया। डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, और हाल ही में अगर आप देखें जो इनके सेल्स के आंकड़े आए उसने चौंकाया। डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, एचएफसीज और रियल स्टेट एंसिलरी, आप एस्ट्रल को देखिए, आप पॉलीकैब को देखिए, दे आर ऑल डूइंग वेल। आपके साथ स्टॉक सिलेक्शन में इस वक्त क्या अपीयर हो रहा है सबसे ऊपर? It's a very valid question. Frankly, I think the entire building material segment looks absolutely brilliant. एक तरफ रियल एस्टेट की कंपनियां हैं जिनके पास, मैं ऐसा समझता हूँ, if it is not too much to spell out this way, मैं ऐसा समझता हूँ कि अगले 50 साल के लिए I think this country will be assuming significantly large amount of constructions, given the size of economy which we are assuming by 2047. तो ये एक तरीके से देखा जाए तो शायद आई थिंक दी कंस्ट्रक्शन बेस्ड एक्टिविटी द रियल एस्टेट के अंदर काफी हद तक आगे बढ़ने वाली है, एंड मे बी सम ऑफ द कंपनीज व्हिच आर डेवलपिंग द साइज टू एग्जीक्यूट लार्जर प्रोजेक्ट्स, दे विल बी द बिगर बेनिफिशियरीज। बट जहां तक हम देखते हैं बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट और से लुक्स आई थिंक क्वाइट इंटरेस्टिंगली पोजीशन, likes of Polycabs, likes of Astral, or even for that matter, companies like Supreme Industries, which has got a larger chunk of business coming out today from the piping segment of the business, or even for that matter, paint business companies. मैं ऐसा समझता हूँ कि each one of them will have a steady to higher rate of growth going forward in this business. Only challenge currently जो हम देख रहे हैं उसके अंदर valuations. Most of the companies are actually, I think, priced in every possibility of growth at least for next 1.5 years. Going forward, and that is where I think you have a challenge कि आपको शायद थोड़ा बहुत discounted valuation मिलता है तो आपकी sustainability और holding capacity ज़्यादा रहती है। अगर आप महंगे लेते हो तो शायद आपको थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लेने के लिए। But overall, the prospects remains absolutely brilliant as far as these businesses are concerned. Even housing finance business, I believe that I think they will continue to grow। 20% के rate of growth के आसपास I think the loan book बढ़ती रहेगी, ऐसा मेरा मानना है, बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर मनी एंड डिमांड फॉर द न्यू हाउसेस।
So we remain distinctly convinced about housing finance company as well, along with the building material segment. कल हम L&T के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे देवेन, और उन्होंने कहा है कि हाइड्रोकार्बन सेगमेंट में कई सारे ऑर्डर्स आगे हाथ लगेंगे। अरामको का एक पहले साइन किया हुआ ऑर्डर, उसको फाइनल क्लोज किया। एक और 6 महीनों में ऑर्डर जो पहले डेफर किया गया था, उसके लौटने के चांसेस हैं। कुछ देर पहले रॉयटर्स पर हमने फ्लैश भी किया था कि सरकार बड़े पैमाने पर पावर इक्विपमेंट खरीदारी करती हुई दिखाई देगी अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग काउंटर्स जिनमें पहले अच्छी तेजी देखी, क्योंकि सीमेंस, कमिंस, इन सब में पैसे बने हैं लोगों के, क्या इन वैल्यूएशंस पर और खरीदारी करेंगे आप? Yeah, Arshada, I think $1 billion question once again. Valuations. I think PFC, REC kind of companies के जिनके दाम बड़े हैं, फिर भी आई थिंक वो कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप प्राइस की बुक वैल्यू के नजरिए से देखें और गिवन द साइज ऑफ ग्रोथ दैट दे आर एनकाउंटरिंग अराउंड 20% प्लस, many months okay they are very expensive at this point of time, even though from the lower levels they have appreciated reasonably in last 1 year time. Any correction in the marketplace, I think those companies are definitely better off, क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट ने खुद ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम रखा हुआ है इकोनॉमी के अंदर, दूसरी तरफ जो नए फंड्स बाहरगांव से, फॉरेन से आ रहे हैं, they are also putting money in generation, they are also putting money in distribution of power and all. तो मेरा ऐसा एक क्लैरिटी सा के साथ में एक व्यू बनता है कि आई थिंक द बिजनेसेस आर गोइंग टू ग्रो बिग टाइम फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स एज फार एज द इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी गोस। और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी को सपोर्ट करने के लिए जो कैपिटल गुड्स कंपनीज है, उनके लिए भी आई थिंक समय अच्छा जा रहा है। मे बी द फ्रंट लाइन capital goods companies, which I want to call it as OEMs, they may be slightly expensive, like I think the Larsons and the ABBs and the Siemens of the world. But the suppliers to those companies, which are having larger growth because of their parent or the OEM companies growing bigger, say for example, likes of PT Engineering is supplying the laminates for the motor manufacturing to ABB, Siemens kind of a company, or even for that matter, even in automobile segment or other pump segments. So to that extent, I think this kind of businesses are likely to grow faster and bigger. Though I think I have said the name of the company, but a disclaimer that I think this company is just only for the reference sake I have put across. I think people should invest after careful examination of the company's prospects. और देवेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब स्टॉक्स पर हमारे साथ बात करने के लिए। मीनवाइल पिछले कुछ मिनटों का स्टॉक ऑफ द मोमेंट BHEL और कुछ उन न्यूज़ फ्लैशेस का भी इम्पैक्ट आपकी स्क्रीन पर, लेकिन BHEL का चार्ट आई थिंक बीरू ने स्पॉट भी किया था इसको, और ये देखिए स्टॉक इस समय DI पर